लुईस ने भी अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन वह यूजीन की जांच के परिणामों को नकारने की जल्दी में नहीं थी। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं चीन की राष्ट्रीय स्थिति के बारे में बहुत कम जानती हूँ। क्या यहाँ बच्चे इतनी कम उम्र में अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, या इस तस्वीर में यह व्यक्ति अपवाद है? यूजीन ने कंधे उचकाए, ये दिखाते हुए कि वह उनकी प्रतिक्रियाओं को समझती है। उसने धीरे से कहा, बेशक, यह एक अपवाद है। आपको ये जानना होगा कि ऐसी कंपनी को समर्थन देने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रिंस बाईझोउ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। हम विषय से भटक गए हैं। यूजीन को एहसास हुआ कि उनका ध्यान भटक गया है और उन्होंने तुरंत उन्हें वापस खींच लिया। इससे हम देख सकते हैं कि जियान का प्रिंस बाईझोउ के साथ रिश्ता सरल नहीं है। इसके अलावा, मालदीव में प्रिंस बाईझोउ की हत्या के मिशन के दौरान, ये लड़की भी मालदीव में थी। यूजीन के शब्दों के पीछे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। इसका मतलब ये था कि उसके जांच परिणामों के अनुसार, जियान नामक ये लड़की प्रिंस बाईझोउ के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। आमतौर पर चुप रहने वाले रॉबर्ट ने जब ये सुना तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उन्होंने झिझकते हुए कहा, वह सिर्फ 15 साल की बच्ची है। हमें उसे फंसाने की कोई जरूरत नहीं है ना? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रॉबर्ट ने एंड्रू की ओर देखा। चूंकि एंड्रू इस मिशन के प्रभारी थे, इसलिए निर्णय उनके हाथ में था। एंड्रू के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना गेल उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उन्होंने रॉबर्ट की ओर देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, रॉबर्ट, एक भावहीन हत्यारे के रूप में अपनी पहचान पहचानो। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय भावुक होना अनुचित है? रॉबर्ट ने गेल को नजरअंदाज किया और बिना पलक झपकाए एंड्रू की ओर देखा। उन्होंने किसी लड़की को जाने देने पर जोर नहीं दिया। जब तक एंड्रू ने मारने के लिए कहा, तब भी वह आदेशों का पालन करेगा। यह एक भाड़े के व्यक्ति की सबसे बुनियादी व्यावसायिक नैतिकता थी, और उसका पालन करना था। ये देखकर एंड्रू ने धीरे से हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखी फोटो उठाई और उसका अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद उसने फोटो नीचे रख दी और रॉबर्ट की ओर देखा। यदि आप यह नहीं कर सकते, तो गेल को ये करने दें। उसके साथ एंड्रू का रवैया बहुत स्पष्ट था। बाईझोउ के आसपास किसी को भी जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं था, भले ही यह व्यक्ति एक कमजोर लड़की की तरह दिखता हो। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और इसके लिए आगे संघर्ष नहीं किया। गेल ने उसकी जीभ पर धीरे से क्लिक किया। क्या मेरा 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाना आसान नहीं है? एंड्रू ने गेल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो। आपकी जांच का परिणाम क्या है? गेल उदासीनता से मुस्कुराए और लापरवाही से अपने बगल से एक तस्वीर उठाई और सबके सामने फेंक दी। एशिया की ए-लिस्ट सुपरस्टार, राष्ट्रीय देवी, चीन में 3 भव्य पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, युन बुयाओ, अद्वितीय, सुंदर और सेक्सी। जब लुईस ने ये सुना, तो उसने बिना सोचे समझे अपनी आंखें घुमा लीं। क्या आप ठीक हैं? क्या आप यहाँ मशहूर हस्तियों का पीछा करने आए हैं? एंड्रू ने गेल की ओर देखा और पूछा, क्या वह भी प्रिंस बाईझोउ का कोई करीबी है? हालांकि गेल लालची, कामुक और अभद्र था, फिर भी एंड्रू उसे जानता था। कम से कम मिशन के दौरान उनकी क्षमता किसी से कमतर नहीं थी। गेल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि यूं बुयाओ नामक ये बड़ी हस्ती बैयून शहर में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ट्रैकिंग के माध्यम से पता लगाया है कि प्रिंस बाईझोउ हाल ही में इस यूं बुयाओ के साथ अक्सर बातचीत कर रहे हैं। पहले, प्रिंस बाईझोउ ने एक बहुत प्रसिद्ध कॉकटेल पार्टी में भाग लिया था। उस समय उनकी महिला साथी भी यूं
बुयाओ नामक एक सेलिब्रिटी थी। मैंने सुना है कि उन्होंने काफी हंगामा किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यूं बुयाओ मालदीव के लोगों में से थे। जब यूजीन ने गेल की बातें सुनी तो वह अजीब तरह से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। प्रिंस बाईझोउ के चीन आने के बाद उनके आसपास के लोग इतने अजीब क्यों हैं? एक महिला छात्र, एक सेलिब्रिटी, मेरे यहाँ एक और भी अजनबी व्यक्ति है। इस समय लुइस ने भी बात की। उसने एक फोटो भी निकाली और मेज पर रख दी। उन्होंने कहा, इस शख्स का नाम जियो जेन है। इसके अलावा मुझे उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पता चलता है कि वह बेहद खतरनाक शख्स है। कोई सूचना नहीं है। गेल को तुरंत दिलचस्पी हो गई। उन्होंने जियो जेन की तस्वीर उठाई और इसे फिर से देखा। फिर उसने दिलचस्पी से कहा, क्या यह व्यक्ति हत्यारा या कुछ और हो सकता है? ये जानना था कि दुनिया में सभी अच्छे लोगों के पास अपनी पहचान की जानकारी होती है। केवल वे ही जो दुनिया के अंधेरे कोनों में छुपे हुए थे, नकली पहचान का उपयोग करेंगे या फिर उनकी कोई पहचान ही नहीं होगी। उदाहरण के लिए, उन्हें, लुइस ने सिर हिलाया, शायद मुझे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि यह व्यक्ति प्रिंस बाईझोउ के चीन पहुंचने के कुछ समय बाद ही बैयून शहर में आया था। उसके बाद वह कभी नहीं गया। वह सुदूर पहाड़ पर एक विला में अकेला रहता है और शायद ही कभी बाहर जाता है। कभी कभी वह प्रिंस बाईझोउ द्वारा खरीदे गए अपार्टमेंट में दिखाई देता था, लेकिन वे अक्सर बातचीत नहीं करते थे। हालांकि मेरा पेशेवर अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि यह व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रिंस बाईझोउ, जियान ने, यू बुयाओ, जियो जेन, एंड्रू ने धीरे से उनके नाम पढ़े। फिर उसने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, वहाँ पहले से ही 4 लोग हैं। मेरे पास लीडर हंस द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी है। आपको मिले कुछ लोगों के अलावा प्रिंस बाईझोउ के साथ 2 अन्य लोग भी हैं। उनमें से एक का नाम ची यांग है। वह प्रिंस बाईझोउ का निजी परिचारक है। उसने कई वर्षों तक प्रिंस बाईझोउ की सेवा की है और वह उससे लगभग अविभाज्य है। दूसरे का नाम सी यूहान है। वह एक अनाथ प्रिंस बाईझोउ है जिसे कई साल पहले क्यूसी में वापस लाया गया था। वह भी अब बैयून शहर में है। उसके पास क्या क्षमताएं हैं, हम नहीं जानते। लुइस ने गणना की और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उस मामले में इन 2 लोगों सहित 6 लक्ष्य हैं। गेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आयरीन यहाँ होती तो अच्छा होता। इस तरह हम प्रत्येक एक की देखभाल कर सकते थे। रॉबर्ट ने तुरंत एंड्रू की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास कोई योजना है? क्या आप उन्हें एक एक करके हल करना चाहते हैं या एक ही समय में कार्य करना चाहते हैं? बाकी लोगों ने भी देखा। ये स्पष्ट था कि वे एंड्रू के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। एंड्रू ने कुछ देर सोचा और जो तस्वीरें उन्हें मिलीं, उन्हें पलटा। अंत में उन्होंने जियो जेन की तस्वीर मेज पर रखी। यह व्यक्ति अपने विला में अकेला रहता है, इसलिए उसे पकड़ना आसान है। हमें प्रिंस बाईझोउ के आसपास के लोगों की ताकत की प्रत्यक्ष समझ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिस पर हम पहले हमला कर सकें और सच्चाई की जांच कर सकें। जैसे ही वह बोला, एंड्रू ने यू बुयाओ की तस्वीर निकाली। यह व्यक्ति बैयून शहर में नहीं है। इसका समाधान करने के बाद हम इस व्यक्ति से निपटेंगे। इस ऑपरेशन के कमांडर एंड्रू थे। इसके अलावा उनमें उनकी प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी, इसलिए दूसरों को उनके निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने तुरंत समझ में सिर हिलाया। अगले दिन स्कूल के बाद जियान ए और सीयू स्कूल के गेट से बाहर चले गए। क्या आप सीधे कंपनी जा रहे हैं?
सीयू ने जियान ए से पूछा। जियान ए ने सिर हिलाया और माफी मांगते हुए सीयू के कंधे को थपथपाया। यह आपके लिए कठिन रहा है। यदि आपको लगता है कि वापस जाना उबाऊ है, तो आप बाई झोउ के स्थान पर जा सकते हैं। आप रात के खाने के बाद वापस जा सकते हैं। वह इन कुछ दिनों में केवल भोर में ही घर जाती थी। उस समय सीयू सो रहा होगा। सीयू ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। कंपनी की कार सड़क किनारे खड़ी थी। वे अगले कुछ दिनों में जियान ए को समय पर उठा लेंगे। जियान ए कार में बैठने ही वाली थी कि किसी ने उसे पीछे से बुलाया। वरिष्ठ बहन जियान ए। जियान ए रुका और पीछे देखा। उसने जियान येचेन को तेजी से उसकी ओर आते देखा। जियान ए का दिल रुक गया। उसने जियान येचेन की ओर देखा, जो उसकी ओर चल रहा था, और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने जियान चांगशिंग पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने जियान येचेन को देखा, तो उसे पहले से बिल्कुल अलग महसूस हुआ। जियान येचेन उसका सौतेला भाई था। यह एहसास अवर्णनीय रूप से अजीब था। जियान ए को घृणा महसूस नहीं हुई, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यह एक अजीब एहसास था। जियान ए निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये पहले से अलग था। अपने अचंभे में जियान येचेन पहले ही जियान ए के सामने आ चुका था। जियान ए को होश आ गया और वह जल्दी से मुस्कुरा दी। येचेन। जियान येचेन को जियान ए के बारे में कुछ भी अलग नहीं लगा। उसने बस अपना बैग खोला और पीएसपी और गेम कार्ड निकाले जो जियान ए ने उसे उधार दिए थे। सब कुछ एक पेपर बैग में था, और इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। इसे मुझे उधार देने के लिए धन्यवाद। जियान येचेन ने जियान ए की ओर देखा। जियान ए पूछने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आपने उन सभी को साफ कर दिया? जियान येचेन ने सिर हिलाया। हाँ, वे सभी। जियान ए इसे लेने के लिए आगे बढ़ा और जियान येचेन को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसे वापस ले लूंगा। यदि भविष्य में कोई अप्रचलित गेम कार्ड होंगे, तो मैं उन्हें आपको खेलने के लिए उधार दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, वरिष्ठ। जियान येचेन ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भावनाएं भर गईं। जियान ए थोड़ा चकित थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और जियान येचेन से कहा, मेरे पास अभी भी कुछ है, इसलिए मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। अलविदा। अलविदा, वरिष्ठ। जियान येचेन ने अपने होंठ भींचे और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। कार में बैठे जियान ए ने रिव्यू मिरर में जियान येचेन को देखा, जो सड़क के किनारे खड़ा था। ये सच था कि उसे ये भाई पसंद था, लेकिन जब उसने उनके रिश्ते के बारे में सोचा, तो जियान ए को अजीब लगा। उसे अब भी उनका पिछला रिश्ता पसंद है। जियान ए हर दिन कंपनी जाता था जब कर्मचारी काम से छुट्टी ले लेते थे। कार्यालय क्षेत्र में बहुत कम लोग बचे थे। सीईओ, आप यहाँ हैं। बाई झोउ की सचिव हमेशा की तरह अपने पद पर प्रतीक्षा कर रही थीं। मैंने आपके लिए दस्तावेज मेज पर रख दिए हैं। जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। कार्यालय में प्रवेश करने के बाद जियान ए कुछ और सोचने के मूड में नहीं था। इसके बजाय वह जल्दी से कार्य मोड में आ गई। कुछ देर बाद सचिव कॉफी बनाकर लाया। सीईओ, मैंने आपके लिए रात्रिभोज का ऑर्डर देने के लिए फोन किया था। कोई इसे बाद में वितरित कर देगा। धन्यवाद। आपको जल्द ही काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए, जियान ए ने कहा। सचिव ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वह मुड़ी और बोली, ओह, ठीक है, सीईओ, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट करनी है। जियान ए ने जो कर रही थी उसे रोक दिया और सचिव की ओर देखा। यह क्या है? सचिव ने उत्तर दिया।
साउथ सिटी के पुराने जिले में पुनर्निर्माण परियोजना के लिए बोली शुरू हो गई है। हमारी कंपनी भी बोली लगाने के लिए योग्य है। साधारण सरकारी परियोजनाएं, चाहे वह विकास, पुनर्निर्माण या विध्वंस हो, बोलियां आवश्यक हैं। सरकारी प्रोजेक्ट पाने के लिए एक ही समय में कई रियल एस्टेट कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। इसे काफी तीव्र कहा जा सकता है। हालांकि जियान ए ने सचिव को आश्चर्य से देखा। बोली अब शुरू होती है। क्या साउथ सिटी को अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है? जियान ए का परिवार साउथ सिटी में रहता था। हालांकि उसका परिवार बहुत पहले ही साउथ सिटी से बाहर चला गया था। जहां तक वह जानती थी, साउथ सिटी विध्वंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने इसे गिराया भी नहीं, लेकिन पुनर्निर्माण कार्य की बोली शुरू होने वाली थी। जब सचिव ने ये सुना, तो उन्होंने बताया, मैंने सुना है कि काम इस महीने के अंत में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बोली की खबर उच्च अधिकारियों द्वारा जारी की गई थी, इसलिए ये सच होना चाहिए। आज हमारे कंपनी विभाग ने उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक की। हमने इस मामले पर एक दूसरे के साथ चर्चा की। सभी ने सहमति व्यक्त की कि कंपनी जोरदार विकास कर रही है। अगर हम साउथ सिटी में सरकारी पुनर्निर्माण परियोजना को शुरू कर सकते हैं, तो यह एक बाघ को पंख लगाने और कंपनी को प्रसिद्धि और भाग्य दोनों हासिल करने जैसा होगा। जियान ए ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि इस परियोजना से कंपनी को क्या लाभ होगा। ये सिर्फ उसकी ईस्ट सी रियल एस्टेट नहीं थी, यह निश्चित रूप से किसी भी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा जो इतने बड़े सरकारी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले सकती है। हालांकि जियान ए साउथ सिटी की पुनर्निर्माण परियोजना की विशिष्टताओं के बारे में अनिश्चित थी और क्या उसका ईस्ट सी रियल एस्टेट प्रतिस्पर्धी था। अगर गलती से उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो क्या वह इसे आसानी से पूरा कर पाएगी? ये सभी स्पष्ट कारक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन विरोधियों का उसे सीधे सामना करना पड़ सकता है वे जियान ग्रुप, होंगजिया ग्रुप और यहाँ तक कि अंकल चेन के सेंचुरी ग्रुप भी थे। सच कहूं तो जियान ए आश्वस्त नहीं था। हालांकि वह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जियान ए आसानी से इतना अच्छा मौका चूक जाएगी। एक शहर को कितनी बार ध्वस्त और पुनर्निर्माण किया जा सकता है? अगर इस बार उसने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, शायद भविष्य में उसे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जियान ए ने सचिव की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। उपराष्ट्रपति से कल कहना कि मैं बोली दस्तावेज स्वयं लिखूंगा। सेक्रेटरी मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा। इस समय होंगजियांग समूह साउथ सिटी की पुनर्निर्माण परियोजना के लिए बोली के बारे में एक बैठक कर रहा था। सम्मेलन कक्ष में लू यूकाई ने कंपनी के उच्च अधिकारियों को देखा और गंभीरता से कहा, कंपनी को इस बोली के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जियान समूह पहले से ही साउथ सिटी में विध्वंस परियोजना का प्रभारी है। सरकार जियान समूह को पुनर्निर्माण का मौका नहीं दे सकती है। ये होंगजियांग का अवसर है। हमारे सामने आने वाले सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी सेंचुरी ग्रुप, दाशे ग्रुप और एम ग्रुप के ईस्ट सी रियल एस्टेट हैं। उनमें से इस अज्ञात ईस्ट सी रियल एस्टेट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल इस कंपनी के बड़े कदम ने अभूतपूर्व सनसनी पैदा कर दी है। साउथ सिटी की पुनर्निर्माण बोली के लिए योग्यताएं भी सूची में हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस कंपनी पर भरोसा करती है और इसकी परवाह करती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हर कोई इसे हल्के में नहीं ले सकता। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लू यूकाई ने सूट पहने युवक की ओर देखा और कहा,
झाओ हुआ, आप इस बार बोली लिखेंगे। याद रखें, होंगजियांग के लाभ को उजागर करें ताकि उच्च अधिकारी होंगजियांग की ताकत को देखते ही तुरंत इसकी पुष्टि कर सकें। केवल तभी हम अपनी संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं। झाओ हुआ नामक व्यक्ति ने सिर हिलाया। समझ गया, सभापति महोदय। उस रात चांद चमकीला था और तारे कम थे। तापमान फिर से गिर गया, जिससे उत्तर का शहर बैयून शहर रातों रात कड़ाके की ठंड में प्रवेश कर गया। जियोजेन का प्रारंभिक निवास बाईझोउ के अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि वह मौन पसंद करने के लिए पैदा हुआ था और अतीत में एक अलग जीवन जीता था। इसके अलावा उन्हें अपना शोध करने के लिए एक व्यापक स्थान की आवश्यकता थी। इसलिए वे उपनगरों में एक विशाल उद्यान वाले विला में चले गए। हाल ही में जियोजेन ने विला के बगीचे में कई अनोखे पौधे लगाए थे। ये पौधे इतने ठंडे मौसम में भी जीवंत और हरे भरे थे। इस समय शीर्ष मंजिल पर प्रयोगशाला में जियोजेन अपने हाथ में उपकरण के साथ खिलवाड़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। समय समय पर वह विभिन्न तरल पदार्थ और गैसों का मिश्रण करता रहता था। ये स्पष्ट था कि वह बिल्कुल नया चिकित्सा अनुसंधान कर रहा था। आसपास का वातावरण अजीब तरह से शांत था। कोई केवल विभिन्न उपकरणों के चलने की आवाज और कांच के कंटेनरों के टकराने की तेज आवाज सुन सकता था। प्रयोग करते समय जियोजेन अक्सर सबसे अधिक केंद्रित होता था, और वह अक्सर निस्वार्थता की स्थिति में प्रवेश कर सकता था। हालांकि आज उसे लगा कि उसकी हालत में कुछ गड़बड़ है। वह स्वयं को इसके प्रति समर्पित नहीं कर सका, और उसका दिल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। थोड़े ठंडे भाव के साथ जियोजेन ने लापरवाही से डिवाइस बंद कर दिया। वह हमेशा से ऐसे ही थे। जब उनकी हालत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कभी भी खुद पर कोई भी काम करने के लिए दबाव नहीं डाला। प्रयोगशाला छोड़ने के बाद जियोजेन सीधे नीचे लिविंग रूम में चला गया। उसे एहसास हुआ कि लिविंग रूम की दाहिनी दीवार के नीचे एक व्यक्ति उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। उस व्यक्ति का शरीर नाजुक और सुंदर था। बैयून शहर में, जहां तापमान पहले ही 0 से नीचे गिर गया था, उसने डेनिम हॉट पैंट पहन रखी थी जो उसके नितंबों को लगभग नहीं ढक पा रही थी। उसका ऊपरी शरीर भी एक काले ट्यूब टॉप से ढका हुआ था जो मुश्किल से उसकी छाती को ढक रहा था। दूसरे पक्ष ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और दीवार पर टंगी एक प्रसिद्ध पेंटिंग की ओर देखा। हालांकि ऐसी अजीब और अचानक स्थिति में भी जियोजेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस सीढ़ियों पर खड़ा रहा और दूसरे पक्ष की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष का बिन बुलाए आने का कोई मकसद था। हालांकि जियोजेन दूसरों से अलग था। उन्हें कभी भी दूसरों के उद्देश्यों में दिलचस्पी नहीं रही, भले ही दूसरा पक्ष उसे मारने के लिए यहाँ आया हो। कन्हिट का एंजल्स कोड। यह एक पेंटिंग है जिसे मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, व्यक्ति अचानक धीरे से कहा। उसका लहजा इतना सहज था मानो वह किसी पुराने दोस्त से बातें कर रही हो। मुझे यहाँ ये देखने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यह व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा और उसका परी जैसा चेहरा प्रकट किया। उसके चेहरे पर मुस्कान असाधारण रूप से गर्म और उज्ज्वल थी। उसकी नीली आंखें स्पष्ट चील चट्टानों की तरह थीं, और उसके सुनहरे बाल मुलायम और चमकीले थे। वह सुंदर और हानिरहित लग रही थी। ये लुइस था। हालांकि लुइस जैसी विदेशी सुंदरता का सामना करते हुए जियोजेन ने धीरे से कहा, आप पेंटिंग को देखने के बाद जल्दी क्यों नहीं निकलते? मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। पफ। लुइस ने अपना मुंह ढक लिया और चंचलता से मुस्कुराई। उसने जियोजेन को चमकती आंखों से देखा। आप वास्तव में अलग हैं। जियोजेन ने भावहीन भाव से लुइस की ओर देखा।
चाहे वह कितनी भी जीवंत क्यों न हो। जियोजेन ने उसे भावशून्यता से देखा। उसने अपना पैर भी नहीं हिलाया। हालांकि अगले सेकंड में लुइस, जो उसके सामने खड़ा था, धीरे धीरे फीका पड़ गया। वह तुरंत गायब नहीं हुई, बल्कि नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से गायब हुई। वह धीरे धीरे पारदर्शी हो गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। इस समय जियोजेन की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। यह महिला एक क्षमता उपयोगकर्ता थी। जियोजेन के सोचने की प्रतीक्षा किए बिना लुइस की आवाज फिर से खाली लिविंग रूम में सुनाई दी। चूंकि आप सोने की योजना बना रहे हैं, तो आप सोते क्यों नहीं रहते? आवाज लिविंग रूम में गूंजती रही, लेकिन लुइस का शव कहीं नजर नहीं आया। बिना सोचे समझे जियोजेन ने पहले ही अपना पहला निर्णय ले लिया था। इस व्यक्ति की क्षमता थी अदृश्य होने की क्षमता। अगले ही पल जियोजेन की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत फैल गई। हालांकि वे दोनों क्षमता उपयोगकर्ता थे। जियोजेन के पास प्राचीन चीन की मानसिक साधना तकनीकें थीं, जबकि दूसरे पक्ष के पास पश्चिमी चीन की तकनीकें थीं। हालांकि वे दोनों सामान्य व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उनमें मूलभूत अंतर था। लिविंग रूम की हवा तुरंत अव्यवस्थित हो गई। काला और बैंगनी धुआं तेजी से फैल गया, जिससे लोगों की दृष्टि तुरंत धुंधली हो गई। लुइस की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन हल्की उत्तेजना के साथ। ओह, आप वास्तव में एक कुशल उपयोगकर्ता हैं। क्या ये धुआं जहरीला है? जियोजेन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और तुरंत एक निशान बना दिया। तभी फैलता हुआ धुआं अचानक संघनित होकर ड्रैगन के आकार में आ गया। अगले ही सेकंड में जहरीले धुएं वाला ड्रैगन तेजी से लिविंग रूम में घूमने लगा। धुआं ड्रैगन जहां भी गुजरता था, वह अपने पीछे एक तीखी गंध छोड़ जाता था जिसमें शारीरिक आक्रमण की शक्ति होती थी। वह जिस भी चीज पर प्रहार करता वह बिखर जाता। हालांकि लुइस अदृश्य थी, वह स्मोक ड्रैगन के हमले से भी बच रही थी। हालांकि लुइस खेदजनक स्थिति में नहीं थी। उसने इसका आनंद भी लिया। हालांकि स्मोक ड्रैगन तेज था, वह इसे आसानी से संभाल सकती थी। उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं होती थी। वह अपनी सांसें रोके हुए थी ताकि जहरीला धुआं उसके अंदर न चला जाए। जियोजेन की क्षमता उसके लिए दिलचस्प थी, इसलिए लुइस ने उसे तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय वह उसके साथ दिलचस्पी से खेलती थी। इससे ये बताना आसान था कि लुइस की अदृश्यता सिर्फ एक जीवन बचाने की क्षमता थी। उसकी असली ताकत और भी मजबूत थी। इसी समय काली जैकेट पहने एक श्वेत व्यक्ति बाहर से दीवार के पास से गुजरा। उसने दीवार को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके बीच से ऐसे गुजरा जैसे कि वह कुछ भी न हो। जियोजेन ने भौहें चढ़ा दीं। क्या कोई और भी था? आंधी, वह मेरा है। लुइस, जो खेल रहा था, अचानक गेल के पीछे आ गया और उसे अप्रसन्नता से देखने लगा। आंधी हंसी। एंड्रू ने कहा कि आप बहुत धीमे थे और मुझसे इसे हल करने में मदद करने के लिए कहा। बाहर बहुत ठंड है। हर कोई वापस जाने का इंतजार कर रहा है। क्या आप बाई झोऊ को मारने के लिए यहाँ हैं? जियोजेन ने अचानक पूछा। ऐसा नहीं है कि उसने अचानक इसके बारे में सोचा, लेकिन जीवित लक्ष्य बाई झोऊ के अलावा वह किसी कारण के बारे में नहीं सोच सकता था कि कोई उस पर अचानक हमला करेगा। वह कम प्रोफाइल रखते थे और दुनिया की परवाह नहीं करते थे। इस दुनिया में उसका लगभग कोई दुश्मन नहीं था। इसलिए एकमात्र संभावना ये थी कि बाई झोऊ ने उसे फंसाया था। गेल ने मुस्कुराते हुए जियोजेन से कहा, ओह, आपने इसका अनुमान लगा लिया है। जब जियोजेन ने ये सुना, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठिठक गई। उसके हाथ की एक लहर के साथ धुआं ड्रैगन ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और उग्र काले तावटी में बदल गया।
जियोजेन की आंखें कातिलाना थीं। उसने लुइस और गेल की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आप में से कोई भी आज नहीं जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियोजेन ने अचानक अपना हाथ लहराया। जहरीले धुएं से बनी तावटी ने अपना खूनी मुंह खोला और लुइस और गेल पर झपट पड़ी। वे जानते थे कि धुएं ने इसे बनाया है, लेकिन तावटी की क्रूर उपस्थिति असाधारण रूप से यथार्थवादी थी, जैसे कि वह सब कुछ निगल सकती है। रास्ते से अलग हटें। लुइस को नहीं पता था कि तावटी का धुआं कितना शक्तिशाली था, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह फिर भी तुरंत किनारे हो गई। उधर गेल ने खुद को और भी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वह 2 कदम पीछे हटा और दीवार के पार चला गया। लुइस ने भी अपने शरीर को फिर से छुपा लिया। जियोजेन के चेहरे पर ठंडक तेज हो गई। इन दोनों लोगों में जीवन बचाने की क्षमता थी और ये असाधारण रूप से परेशानी पैदा करने वाले थे। उसके एक और कदम उठाने की प्रतीक्षा किए बिना गेल फिर से दीवार से गुजर चुका था। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ट्रिगर खींच लिया और जियोजेन पर बेतहाशा गोलीबारी कर दी। एमबी के 78 मशीन गन की शक्ति स्वयं स्पष्ट थी। बैरल से अनगिनत गोलियां निकलीं और खोलों के खोल धड़धड़ाते हुए जमीन पर गिरे। गेल पागलपन से हंसा और एक राक्षस की तरह चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, हा हा हा। हालांकि जियोजेन मौके पर खड़ा रहा और अनगिनत गोलियों को अपने शरीर से छलनी कर दिया। वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गेल को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लक्ष्य गिरा नहीं था या उसका खून भी नहीं गिरा था। जियोजेन के पीछे की दीवार छेदों से भरी हुई थी, लेकिन जियोजेन को कोई चोट नहीं आई। एक बार जब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, तो गेल को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जब गोलियां जियोजेन के शरीर से होकर गुजरीं, तो वे धुआं और लहरें पैदा करेंगी। ऐसा लगा मानो वे उसके शरीर से नहीं बल्कि गैस की परत से होकर गुजरे हों। अरे, ये कैसा राक्षस है? आंधी ने चिल्लाकर कहा। मैं एक ध्यान भटकने के क्षण में धुएं का एक गोला उड़कर उस पर आ गिरा, जिससे वह उड़ गया। टकराना। इससे पहले कि गेल दीवार को पार करने की अपनी क्षमता का उपयोग कर पाता, उसका पूरा शरीर उसके पीछे की दीवार से टकरा गया। फिर काले और बैंगनी गैस के एक टुकड़े का अपना जीवन प्रतीत हुआ। जब गेल ने ध्यान नहीं दिया तो वह सीधा उसकी नाक में घुस गया। लगभग तुरंत ही गेल की गर्दन पर काले कंडे दिखाई दिए और तेजी से उसके अंगों तक फैल गए। ये देखा जा सकता था कि बैंगनी धुएं का अस्पष्ट कण कितना जहरीला था। गेल जमीन पर लेट गया और दर्द से कांपने लगा। उसके हाथ उसकी गर्दन को दबा रहे थे और वह अत्यधिक दर्द में था। उसने जियोजेन की ओर घूरकर देखा। यह अज्ञात था कि क्या वह जियोजेन की उपस्थिति को याद रखना चाहता था या यदि वह मदद मांग रहा था। महाशक्तियों के साथ एक भाड़े के सैनिक के रूप में गेल कभी भी किसी भी मिशन में विफल नहीं हुआ था। हालांकि उस दिन उसने एक शक्तिशाली क्षमता देखी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सामने वाला व्यक्ति इतना धुआं हो जाता था कि शक्तिशाली एमबी के 78 मशीन गन भी उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाती थी। गेल को यह नहीं पता था कि जियोजेन ने मानसिक साधना तकनीकों में तत्वीकरण नामक क्षमता का उपयोग किया था। प्राचीन काल में मानसिक साधना की तकनीकें अलग अलग थीं, इसलिए विकसित की जाने वाली क्षमताएं भी अलग अलग थीं। उनमें से जल, अग्नि, वायु, बिजली इत्यादि को सामूहिक रूप से मौलिक मानसिक साधना तकनीकों के रूप में जाना जाता था। जियोजेन का धुआं कोई अपवाद नहीं था।
मौलिक मानसिक साधना तकनीकों के उच्चतम स्तरों में से एक किसी के शरीर को मौलिक बनाना था। वाटर हॉट तकनीक किसी के शरीर को पानी में बदल सकती है, और फायर हॉट तकनीक किसी के शरीर को आग में बदल सकती है। जियोजेन ने हाल ही में धूम्रपान तत्व का उपयोग करके अपने शरीर को धुएं में बदलने की उच्च स्तरीय मानसिक साधना तकनीकों में से एक का उपयोग किया था। उस समय जियोजेन के खिलाफ कोई भी शारीरिक हमला बेकार था। यदि लुईस की अदृश्यता और गेल का दीवार से गुजरना जियोजेन के लिए मुश्किल था, तो जियोजेन का तत्वीकरण उनके लिए लगभग असंभव था। के लिए उदाहरण के लिए, जब लुईस ने देखा कि गेल गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वह सबसे पहले जियोजेन की ओर दौड़ी। उसने अपने हाथ में लिए तेज खंजर से उसके गले पर वार किया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे लहराया, ऐसा लगा मानो वह हवा में कट गया हो। स्पर्श का कोई एहसास नहीं था। सामान्य होने से पहले जियोजेन की गर्दन से धुएं की एक परत उठी। अगले ही पल जियोजेन ने अदृश्यता के तहत लुईस की स्थिति को महसूस किया और तुरंत अपनी हथेली लहराई। लुईस का असली शरीर तुरंत प्रकट हुआ और वह उड़कर जमीन पर गिर पड़ी। कितना शक्तिशाली! लुईस की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शख्स, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी, इतना ताकतवर होगा। सौभाग्य से उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका, जैसा कि गेल ने शुरुआत में किया था। अन्यथा जो व्यक्ति अब जमीन पर गिरा है वह हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आप जिसे चाहें सिर्फ इसलिए मार सकते हैं क्योंकि आपके पास विशेष योग्यताएं हैं? जियोजेन ने धीरे से कहा। उन्होंने गेल और लुईस की ओर देखा और कहा, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते, इसलिए बाई झोउ को चोट पहुंचाने के बारे में भी मत सोचो। आखिरकार बाई झोउ की रखवाली करने वाली महिला उससे 10,000 गुना अधिक भयानक थी। गेल अभी भी दर्द से कराह रहा था। उसकी त्वचा बैंगनी हो गई थी और उसकी रक्त वाहिकाएं काली हो गई थीं। वह असाधारण रूप से दर्द में दिख रहा था और वह डरावना लग रहा था। लुईस की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। उसने केवल गेल पर नजर डाली और जियोजेन से कहा, आप उसे जल्दी मौत क्यों नहीं दे देते? जब जियोजेन ने ये सुना, तो उसने भावहीन होकर लुईस की ओर देखा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। संप्रदाय गुरु के पास तुम्हें जिंदा पकड़ने का आदेश है। जियोजेन ने संप्रदाय मास्टर शब्द इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके सामने वाले लोग इसे सुन भी लेंगे, तो भी वे समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि अपेक्षित था, लुईस की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। संप्रदाय गुरु के पास आदेश हैं? ये संप्रदाय गुरु क्या था? हालांकि उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। लुईस ने जियोजेन के शब्दों का मुख्य बिंदु समझ लिया था, जो ये था कि वह उन्हें नहीं मारेगा। इसका मतलब ये था कि हालांकि गेल एक दिख रहा था थोड़ा दुखी, वह मरने के लिए बाध्य नहीं था। जैसे ही यह विचार प्रकट हुआ, लुईस के मुंह के कोनों में अचानक मुस्कान भर गई। फिर उसने अपना हाथ लहराया और 4 पत्थर की दीवारें जियोजेन के चारों ओर जमीन पर उछल गईं। तुरंत उसे बंद कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, अदृश्य होने में सक्षम होने के अलावा इस लुईस ने अन्य अधिक शक्तिशाली क्षमताओं को छुपाया। हालांकि पत्थर धुएं को कैसे रोक सकता है? जियोजेन का शरीर धुएं में बदल गया और तुरंत पत्थर की दरार से बाहर निकल गया। फिर इसने फिर से एक मानव आकृति बनाए। हालांकि लुईस और गेल पहले ही गायब हो चुके थे। जियोजेन अपने दरवाजे पर आए शिकार को कैसे भागने दे सकता था? जियोजेन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और काला धुआं ताउटी जो हमला करने के लिए तैयार था, तुरंत दीवार के माध्यम से टूट गया और बाहर चला गया। अंधेरी रात में
लुईस जहरीली आंधी ले गया और तेजी से बाहर भाग गया। ऐसा नहीं कि वह भाग रही थी, लेकिन वह लक्ष्य को मार नहीं सकती थी। जियोजेन नाम का ये शख्स अपने शरीर को धुएं में बदल सकता है। इस क्षमता और अमर शरीर के बीच क्या अंतर था? इसके अलावा गेल को पहले से ही जहर दिया गया था। अगर वह लड़ना जारी रखती तो शायद मर जाती। हालांकि इस समय लुईस को अपनी ओर एक तीव्र जानलेवा आभा आती हुई महसूस हुई। वह अवचेतन रूप से अपनी राह पर रुक गई। इससे पहले कि वह कुछ देख पाती, एक साए ने उसकी छाती पर हमला कर दिया। पफ! मुंह से खून निकला। लुईस और गेल, जो उसके कंधे पर थे, एक ही समय में पीछे की ओर उड़ गए। आखिरकार वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ये हमला बहुत अचानक था। लुईस को केवल एक मजबूत विशेषज्ञ की आभा महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी देख पाती, इसने उसे पहले ही उड़ा दिया। लुईस जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे हजारों किलो का पत्थर उसके सीने पर लग गया हो। उसके शरीर में एक घुटन भरी भावना जमा हो गई, मानो उसकी सारी ताकत चूस ली गई हो। उसके पास गेल की परवाह करने का समय नहीं था, जो किनारे पर गिर गया था। उसने अपने शरीर को छुपाने की अपनी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह बहुत घायल थी, उसका शरीर प्रकट होता रहा और गायब होता रहा। वह एक जैसी थी खराब सिग्नल वाला पुराना टेलीविजन और पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो सका। इसलिए लुईस को पहले से ही पता था कि वह अब अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। इस समय उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में एक काली आकृति धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। वह दुबली पतली आकृति, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, रात में लगभग घुल मिल गई थी। रात के आकाश के नीचे उसके कदम धीमे थे, लेकिन वह अंधेरे में असुर की तरह हर कदम पर रुक गया। जिस व्यक्ति ने अचानक बेहद तेज गति से लुईस पर हमला किया, वह 12 रक्षकों, छाया असुर, सी यूहान में से एक था। मंद चांदनी के नीचे लुईस सी यूहान का ठंडा चेहरा देख सकता था। जब लुईस ने उस युवक को अपने सामने देखा तो वह अपना सदमा छिपा न सकी। अगर उसे ठीक से याद है, तो ये युवक अनाथ प्रिंस बाई झोउ था, जिसे चीन से क्यूसी वापस लाया गया था। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि इस दुबले पतले युवक में असहनीय आक्रमण शक्ति भी थी। अपनी अत्यंत भयानक गति से यह हमला उसे इतना गंभीर रूप से घायल कर सकता था कि वह उठ न सके। इस समय लुईस को अचानक समझ में आया कि लीडर हंस ने हत्या मिशन के लिए जिन लोगों को भेजा था, वे पूरी तरह से क्यों मिटा दिए गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिंस बाई झोउ के आसपास के किसी भी व्यक्ति को भड़काना आसान नहीं था। इस समय जियोजेन काले धुएं वाले तावटी पर खड़ा था और धीरे धीरे विला से ऊपर तैर रहा था। जब उसने सीयू को देखा, जो अचानक प्रकट हुआ था, जियोजेन थोड़ा स्तब्ध रह गया। सीयू, जब सीयू ने देखा कि जियोजेन घायल नहीं हुआ है, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप राहत की सांस ली। फिर वह तेजी से जियोजेन की तरफ चला गया। भाई जियोजेन, क्या आप ठीक हैं? जियोजेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी नजर लुईस पर पड़ी, जो जमीन पर पड़ी थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वे बाई झोउ को मारने के लिए यहाँ आए हैं। वे दोनों लेई नामक उस व्यक्ति की तरह क्षमता वाले उपयोगकर्ता हैं। सीयू की आंखों में सदमा झलक गया। वे दोनों क्षमता उपयोगकर्ता थे, जियोजेन ने कहा, और यह सिर्फ इतना ही नहीं है, उनमें से 2। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियोजेन को याद था कि जहर खाए हुए श्वेत व्यक्ति ने सामने आने पर क्या कहा था। उन्होंने इस महिला से कहा था, एंड्रू ने कहा कि तुम बहुत धीमी हो।
इस वाक्य ने साबित कर दिया कि एंड्रू नाम का एक और व्यक्ति था। बाद में उन्होंने कहा, बाहर बहुत ठंड है, हर कोई वापस जाने का इंतजार कर रहा है। हर कोई शब्द का स्पष्ट अर्थ है कि इन दो लोगों और एंड्रू नामक व्यक्ति के अलावा कोई और भी था। इस बार बाई झो की हत्या करने आए कम से कम 4 लोग थे। यदि वे सभी क्षमतावान उपयोगकर्ता थे, तो ये कहना होगा कि पिछली 2 विफलताओं ने दूसरे पक्ष को कोने में धकेल दिया था। जब सीयू ने ये सुना, तो उसने कहा, भाई बाई झो ने अपने भविष्यवक्ता की क्षमता का उपयोग करके यह महसूस किया कि आप खतरे में हैं, इसलिए सभी लोग एक साथ आ गए। वे जल्द ही यहाँ आएंगे। जाहिर है, सीयू ने जियोजेन का समर्थन करने के लिए पहले पहुंचने के लिए अंधेरे की अपनी शक्ति पर भरोसा किया, जबकि बाकी पहले से ही रास्ते में थे। जियोजेन ने सिर हिलाया और बैंगनी धुआं लहराया। यह महिला घायल हो गई थी, लेकिन उसकी क्षमताएं विशेष थीं। बेहतर होगा कि पहले ही उस पर काबू पा लिया जाए। अप्रत्याशित रूप से, इस समय, इससे पहले कि जियोजेन जहरीले धुएं के साथ कुछ कर पाता, शांत रात में अचानक हवा का एक झोंका आया। हिंसक हवा अतुलनीय रूप से अशांत थी, और एक पल में, इसने जियोजेन के काले धुएं ताउटी को उड़ा दिया। यहाँ तक कि जियोजेन ने लुइस को नियंत्रित करने के लिए जिस जहरीले धुएं का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी वह भी गायब हो गया। रेत और चट्टानों ने आकाश को ढक दिया, जिससे पहले से ही कम दृश्यता वाली रात तुरंत और भी अस्पष्ट हो गई। सीयू की पतली काया के साथ, यदि उसका स्थिर आधार नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही चकित हो गया होता। सीयू, सावधान रहो। ये देखकर, जियोजेन ने तुरंत बचाव के रूप में तेजी से बहते धुएं की एक धारा को लहराया, जिससे उसके और सीयू के शरीर ढक गए। उनके लोग यहाँ हैं। हालांकि, जब दूसरे पक्ष ने उसकी क्षमता सक्रिय की, तो वह स्पष्ट रूप से अंधेरे में छिपा हुआ था। इसके अलावा, जब वे दोनों ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने अचानक हमला कर दिया। उसने ऐसी चाल चली जिससे वे परेशान हो गए। दृष्टि, ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष का लक्ष्य किसी को बचाना था। तेज हवा आई और तेजी से चली गई। कुछ ही सेकंड में वह नष्ट हो गया। जब वह हवा को महसूस नहीं कर सका, तो जियोजेन ने धुएं से बनी ढाल को तितर बितर कर दिया। जब उसने उस स्थान पर देखा जहां लुइस और गेल अभी थे, तो वहां कोई नहीं था। दूसरे पक्ष के साथी ने हवा को नियंत्रित किया और गंभीर रूप से घायल लुइस और गेल को बहा दिया। जियोजेन ने बिना सोचे समझे सी यूहान से कहा, हम उन्हें इस तरह भागने नहीं दे सकते। सीयू, पीछा करो। गति के मामले में सी यूहान का मुकाबला कौन था? जैसे ही जियोजेन ने बोलना समाप्त किया, सी यूहान की आकृति तुरंत मौके से गायब हो गई। ये देखकर जियोजेन ने तुरंत उनका पीछा किया। इस समय, जियोजेन के विला के बाहर एक खाली जगह पर एक काले रंग की बिजनेस कार खड़ी थी। एंड्रू और यूजीन कार के सामने खड़े हो गए और बेचैनी से इंतजार करने लगे। एक धमाके के साथ 2 लाशें आसमान से गिरकर कार के सामने नर्म मिट्टी पर जा गिरीं। अगले सेकंड में, रॉबर्ट की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, और उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। सौभाग्य से, आपने मुझे उन्हें लेने के लिए अंदर जाने दिया। अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती, तो दूसरे पक्ष ने लुइस और गेल को पकड़ लिया होता, रॉबर्ट ने एंड्रू से कहा। जब यूजीन ने देखा कि लुइस और गेल दोनों घायल हो गए हैं, तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन डर से पीली पड़ गई। खासकर गेल को देखकर, उसके पूरे शरीर का रंग बदल गया था, और उसे लगा जैसे उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है। ये कैसे हो गया? यूजीन तेजी से आगे बढ़ा और उत्सुकता से लुइस और गेल की स्थिति को देखा। लुइस ने दर्द सहन किया और कठिनाई से कहा, जल्दी जाओ,
हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। इस समय एंड्रू के हाव भाव अच्छे नहीं थे। उन्होंने पहल की थी, लेकिन वे इतनी बुरी तरह हार गए थे। एक गंभीर रूप से घायल हो गया, और दूसरे का जीवन और मृत्यु अज्ञात था। चलो पहले चलें। एंड्रू ने समय पर अपने पीछे हटने की घोषणा की। 2 घायल लोगों के साथ उनके लिए अब दूसरे पक्ष से लड़ना उपयुक्त नहीं था। वे इस पर केवल विचार ही कर सकते थे। बाद में यूजीन ने लुइस का समर्थन किया, जबकि रॉबर्ट बेहोश गेल को ले जाने के लिए आगे बढ़े। वे कार में बैठने ही वाले थे कि अचानक उन्हें अपनी पीठ के पीछे ठंडक महसूस हुई। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय हत्यारे थे जो जानलेवा आभाओं के प्रति बेहद संवेदनशील थे। लगभग उसी समय वे पीछे मुड़े और अंधेरी रात में एक काली छाया, जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी, चमकती हुई देखी। अगले ही सेकंड में वह पहले से ही उनके ठीक सामने था।